धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त हमारे सामने विदेशी व्यापार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापारिक संगठन का यह प्रश्न आपके सामने चैप्टर 4 का रखा जा रहा है। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही है बार बार कि सर आप विदेशी व्यापार को समझाइए, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। जो खास पॉइंट हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं आप उनको भी समझाइए। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिस पर आपको गौर करने की सख्त आवश्यकता है वह आपके सामने मौजूद है। इसमें सबसे पहला नंबर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर विदेशी व्यापार कहते किसको हैं। इसका मतलब ये है, इसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है वह व्यापार जो देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। अन्य शब्दों में यदि हम जानने की कोशिश करें कि जब जो दो देश होते हैं यदि उनके बीच में अगर व्यापार किया जाता है तो उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उनके शब्दों में उनका नाम है स्टीफेंसन। स्टीफेंसन के शब्दों में विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जो एक देश की सीमाएं पार कर किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि विदेशी व्यापार किसको कहते हैं। यानी जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं अपनी सीमाओं से बाहर होकर के, यानी जैसे भारत ने अमेरिका से व्यापार किया तो यानी कि हमारे देश का व्यापार अमेरिका से हो रहा है जो कि दूसरा देश है। इस प्रकार के व्यापार विदेशी व्यापार की श्रेणी में आते हैं। अब सवाल है कि विदेशी व्यापार कितने प्रकार का होता है। विदेशी व्यापार 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है आयात व्यापार। आयात का मतलब होता है जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारियों से माल क्रय करता है तब ऐसा व्यापार माल क्रय करने वाले देश के लिए आयात व्यापार कहा जाता है। यानी यदि भारत ने अमेरिका से, फ्रांस से, ईरान से यदि माल क्रय किया है तो इसको आयात व्यापार कहेंगे। दूसरा है निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार से मतलब एक्सपोर्ट ट्रेड। आयात व्यापार को इंग्लिश में इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं और निर्यात व्यापार को एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। निर्यात व्यापार से मतलब होता है जो माल एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारियों को बेचते हैं उसे उस देश का निर्यात व्यापार कहते हैं। यदि भारत का व्यापारी फ्रांस के व्यापारी को या ईरान के व्यापारी को माल भेजता है तो इसका मतलब है भारत के व्यापारी ने अपने माल को दूसरे देश में बेचा है। इस प्रकार का जो व्यापार होता है जब दूसरे देशों को माल भेजा जाता है यानी बेचा जाता है तो उसको निर्यात व्यापार भारत के लिए कहा जाएगा। ये नहीं है कि वह निर्यात व्यापार उनके लिए भी होगा, उनके लिए तो आयात व्यापार होगा लेकिन भारत के लिए, क्योंकि भारत बेच रहा है तो भारत के लिए यह व्यापार निर्यात व्यापार कहा जाएगा। तीसरा है पुनर्निर्यात व्यापार। ऐसा व्यापार जिसमें विदेशों से माल का आयात उसी माल को दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए किया जाता है तो उसको हम पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं। यानी अगर इंडिया ने कुछ मशीनरी पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यदि अमेरिका से मंगाए और उसके बाद फिर उसको फ्रांस भेज दिया तो इसका मतलब हुआ पुनर्निर्यात व्यापार। यानी आयात तो किया है लेकिन उसको दोबारा हम निर्यात भी कर देंगे
तो इसका मतलब हुआ पुनर्निर्यात व्यापार। इसके बाद इसका पहला पॉइंट जो हमने महत्वपूर्ण समझा है वो है डाक चालान। आखिर ये डाक चालान है क्या? इसके लिए कभी कभी इसका नाम यहाँ लिखा है गोदी चालान, तो आपकी आंखों के सामने कभी कभी ये गोदी चालान के नाम से भी लिखा हुआ आ सकता है। पहले नंबर, सबसे पहले आप यह जानने की कोशिश करें कि डॉक चालान अगर लिखा हुआ है तो आखिर ये डॉक होता क्या है। डॉक का मतलब होता है गोदी। अब एक ऐसा वर्ड आया गोदी जिसको आपने कभी सुना ही नहीं होगा। गोदी का मतलब घाट से होता है, जैसे नदी का किनारा होता है उसे घाट बोलते हैं। तो जहाँ पर पानी के नाव जो होते हैं, नाव वहाँ पर रुकते हैं। ऐसे ही जहाज जब विदेशों से माल लेकर के आता है या विदेशों में माल लेके जाता है तो सबसे पहले उसे घाटों पर ही खड़ा करना पड़ता है। इस प्रकार से यदि उन घाटों पर वह जहाज खड़ा होगा तो उन घाटों पर जहाज को खड़ा करने के लिए वहाँ का खर्च, वहाँ का व्यय चुकाना पड़ेगा। अब उस व्यय को चुकाने के लिए यानी डॉक चालान को हम डाक व्यय चुकाने की रसीद भी कह सकते हैं। यानी अगर जब हम डॉक चालान की बात करते हैं तो डॉक चालान डॉक व्यय चुकाने के लिए दो प्रतियों में यानी इसके दो प्रतिलिपि बनाई जाती है, उसको भर करके अधिकारियों को दिया जाता है। इस फॉर्म में ये जो प्रतिलिपि होती है, जिस फॉर्म को भरा जाता है, इसमें माल का नाम, मूल्य, विवरण, चिन्ह आदि का उल्लेख होता है और इस फॉर्म के आधार पर ही डॉक अधिकारी जो होता है, जो उस डॉक व्यय को चार्ज करेगा, उस पर व्यय वसूल करेगा, वह डॉक व्यय निकासी प्रतिनिधि से वसूल करता है। निकासी प्रतिनिधि वही होता है जो एजेंट होता है व्यापारी का, जो वहाँ पर सारा काम करवाता है, उसी से ही वह व्यय वसूला जाएगा। डॉक व्यय की प्राप्ति स्वरूप डॉक अधिकारी डॉक चालान में रकम का उल्लेख कर देगा, कितना रुपया उसको डॉक व्यय के नाम पर वसूल करना है, और जब वह वसूल कर लेता है तो उसकी प्राप्ति की एक रसीद उस निकासी प्रतिनिधि को दे देता है। इस प्रकार से इसको हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक डॉक व्यय चुकाने की रसीद भी होती है। इसके बाद अगला आता है डॉक वारंट। क्या है डॉक वारंट? यानी गोदी वारंट। इसको डॉक का मतलब गोदी है तो गोदी का मतलब हुआ गोदी वारंट यानी कि डॉक वारंट। अब डॉक वारंट का मतलब क्या हुआ? जब आयातकर्ता यानी जो व्यापारी विदेशों से माल मंगाना चाहता है, वही व्यापारी यदि तुरंत माल को नहीं छुड़ाता है, यानी जब माल उसका विदेश से आ गया और वहाँ पर आके घाटों पर जहाज खड़ा हो गया है, ऐसे सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में यदि वह तुरंत माल को नहीं छुड़ा पाता है तो जहाज में उसका माल लदा ही रहता है, तो वह कुछ समय के लिए जो माल उसने मंगाया है उसको बंदरगाह पर बने हुए प्रमाणित गोदामों में, जो वहाँ पर प्रतिबंधित गोदाम है, सरकारी गोदाम है या प्राइवेट है, जिसका भी है पर वो रजिस्टर्ड है, वहाँ पर वह रखना चाहता है तो उसके लिए उसका किराया देना पड़ेगा। जो गोदाम का क्लर्क होता है वह माल प्राप्ति की एक रसीद देता है जिसे डॉक वारंट कहा जाता है। यानी जब वह गोदाम में माल रखा जाएगा तो गोदाम में कोई न कोई क्लर्क वगैरह जरूर होंगे। जब वो माल को रखेंगे तो वहाँ पर एक स्लिप काट के वो जरूर देगा। जिस स्लिप को, जिस रसीद को वह देता है उसी को ही डॉक वारंट कहा जाता है। उस पर टिकट लगा होता है और समस्त माल प्राप्त होने के बाद ही डॉक वारंट की सुपुर्दगी माल गोदाम के अधिकारियों को कर दी जाती है। यानी जब माल लेने के लिए व्यापारी जाएगा तो उस डॉक वारंट को वहाँ के अधिकारी को देगा, तभी वह माल को निकाल पाएगा।
उस गोदाम से निकालने के लिए बाद में उसी डॉक वारंट को वहाँ के अधिकारियों को देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जिससे वह माल गोदाम में से निकाल सके। इसके बाद अगला पॉइंट है जहाजी आदेश। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है जहाजी आदेश। जहाजी आदेश क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है। जहाजी आदेश का मतलब होता है जो कंपनी द्वारा जहाज के कप्तान के नाम एक आदेश दिया जाता है, यानी जो जहाजी कंपनी होती है वह जहाजी कंपनी अपने ही कप्तान को, जो जहाज चलाने वाला होता है कप्तान, उसको आदेश देती है जहाजी कंपनी, जिसमें जहाजी कंपनी जहाज के कप्तान को एक निश्चित माल को जहाज पर लादने का आदेश देती है। यानी अगर किसी व्यापारी को अपना माल भेजना है तो जिस जहाज से उसको माल भेजना है उस जहाज के लिए उसे पहले जहाजी आदेश प्राप्त करना होगा जहाजी कंपनी से, यानी जिसका वो जहाज है। जब वो जहाजी कंपनी अपने कप्तान को यह आदेश देगी कि आप अमुक व्यापारी का या जो भी व्यापारी माल भेजना चाहता है उसका माल आप अपनी जहाज पर लाद लीजिए, तो इसी आदेश को देख करके जहाज का जो कप्तान है वह माल लादने की अनुमति अपने जहाज में दे देता है जिस जहाज का वो कप्तान होता है। अब सवाल यह है कि ये जो आज्ञा होती है ये दो भागों में बटी होती है। पहला जो आदेश होता है शिपिंग ऑर्डर, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके लिए एक तो होता है तैयार जहाजी आदेश पत्र, दूसरा होता है अग्रिम जहाजी आदेश पत्र। अब हम बात करेंगे तैयार जहाजी आदेश पत्र की। इसमें उस जहाज का नाम लिखा रहता है जिसमें माल भेजा जाने वाला होता है। ये आदेश पत्र उसी समय जारी किया जाता है जब जहाज बंदरगाह पर खड़ा हो या शीघ्र ही बंदरगाह पर आने वाला होता है। यानी कुल मिलाकर के इस जहाज को तैयार जहाजी आदेश पत्र की श्रेणी में इसलिए रखा गया है कि इसको आप तुरंत यह समझेंगे कि यह बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, व्यापारी इसमें तुरंत अपना माल लोड कर सकता है। दूसरा है अग्रिम जहाजी आदेश पत्र। इसमें जहाज के नाम का कोई उल्लेख नहीं होता है क्योंकि उस समय के जहाज तक के आने की कोई निश्चित सूचना ही नहीं होती है। हाँ, ऐसी दशा में यदि निर्यातकर्ता व्यापारी उसको एक निश्चित तारीख जरूर दे दी जाती है जिस दिन माल निश्चित रूप से रवाना कर दिया जाएगा। इससे क्या होता है, जो निर्यातकर्ता व्यापारी है वो इस बात से संतुष्ट हो जाएगा, चलो भाई आज जहाज नहीं है, 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद तो आ ही जाएगा, तब माल भेज देंगे। उसको इस बात की तारीख कंपनी द्वारा मिल जाएगी जिससे वह संतुष्ट होकर अपने माल को इकट्ठा भी कर लेगा और उस दिए हुए तारीख तक सब कार्रवाई भी पूरी कर लेगा। इस प्रकार से अग्रिम जहाजी आदेश पत्र इसका नाम रखा गया है जिसमें कि जहाज का कोई उल्लेख नहीं होता है। अगला है कप्तान की रसीद। कप्तान की रसीद आखिर है क्या? जहाज पर जब माल लाद दिया जाता है तो जहाज का जो कप्तान है माल लद जाने के बाद एक रसीद देता है, उसी को ही कप्तान की रसीद कहा जाता है। इस रसीद में माल के बंडलों की संख्या और कप्तान की सही जो बातें लिखी होती हैं उसमें माल के पैकिंग के बारे में कप्तान पूरी तरह से उसको रिपोर्ट चेक करके देता है, पूरी तरह जांच परख करके माल की पैकिंग कैसी है, उसमें चिन्हित वगैरह किया गया है माल को कि नहीं किया गया है, उसको दोषपूर्ण या साफ सुथरा दो भागों में इसको बांटा गया है। एक तो है दोषपूर्ण रसीद और एक है स्वच्छ रसीद। अब इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी यूँ कह सकते हैं कि कप्तान की रसीद भी दो भागों में बटी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कप्तान अपने जहाज के लिए माल की प्राप्ति कर रहा है, लदवा रहा है, वह जरूर यह जांच करेगा कि जिस माल को मैं लाद रहा हूं जहाज में, क्या उस जहाज में लदे हुए माल
कि पैकिंग, चिन्हितकरण जो हुआ है उसका, वो तमाम चीज़ें साफ सुथरी हैं या नहीं, या उसमें किसी चीज़ की कमी है, या उसमें जो पैकिंग वगैरह है वह सही नहीं है। इस प्रकार से उसकी रसीद भी 2 भागों में बांट दी गई है। अब हम बात करेंगे इंडेंट के बारे में। आखिर यह इंडेंट है क्या? वैसे तो आदेश शब्द का प्रयोग देसी व्यापार में और इंडेंट शब्द का प्रयोग विदेशी व्यापार में आदेश की ही जगह किया जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आदेश पत्र जो होता है वह निर्माता को या उत्पादक को माल भेजने के लिए आज्ञा होती है, यानी कि वो जो व्यक्ति अगर माल मंगा रहा होता है तो वह जिस कंपनी से, जिस निर्माता से, जिस उत्पादक से अपना माल मंगाना चाहता है वह उनको आदेश देता है कि हमें माल आपसे लेना है, या इस संबंध में वह उनको आदेश देता है। लेकिन माल भेजने के संबंध में कोई अधिकार या निर्देश नहीं दिया होता है। लेकिन जो इंडेंट होता है यह एक ऐसा अधिकार पत्र होता है जिसके निर्देशों के अनुसार निर्यात एजेंट माल भेजने के लिए बाध्य होता है, या यूं कहिए कि इंडेंट एक ऐसा आदेश होता है जिसमें आयातकर्ता व्यापारी निर्यातकर्ता व्यापारी को कुछ निश्चित तौर पर माल का उल्लेख करके उसमें लिखे हुए आदेशों के अनुसार ही माल भेजने के लिए कहता है, और निर्यात एजेंट उसमें लिखे हुए आदेशों के अनुसार ही माल को भेजने के लिए बाध्य होता है। यानी वह किसी भी तरह से अपने आप या अपनी मर्जी से कोई भी अन्य कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला खुला या अपूर्ण इंडेंट, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, खुला या अपूर्ण इंडेंट यानी ओपन इंडेंट। इस प्रकार के इंडेंट का उपयोग आयातक यानी आयातकर्ता व्यापारी तब करता है जब उसको माल के संबंध में मूल्य, किस्म आदि का अधिकार निर्यात एजेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है और वह निर्यात एजेंट को माल क्रय के संबंध में पूरी खुली छूट दे देता है। तो इस प्रकार का जो इंडेंट होता है उसे खुला या अपूर्ण इंडेंट कहते हैं। दूसरा है बंद या पूर्ण इंडेंट। इसका मतलब होता है बिल्कुल अपूर्ण इंडेंट का उल्टा, यानी जब निर्यातकर्ता को माल भेजने के बारे में आयातकर्ता के द्वारा संपूर्ण और स्पष्ट निर्देश दिए गए होते हैं कि आपको किस किस्म का माल भेजना है, कहाँ से खरीदना है, क्या माल की क्वालिटी होनी चाहिए, पैकिंग कैसे होनी चाहिए, तमाम बातें चिन्हित करके माल को भेजना होगा। ये तमाम बातें उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा होता है। तो जो निर्यातक व्यापारी या एजेंट होता है वह उस इंडेंट के अनुसार ही माल को भेजता है। तो जो बातें इंडेंट में लिखी होती हैं उस दायरे से आगे यानी उसकी सीमा से बाहर आकर के एजेंट जो निर्यातक होता, निर्यातक एजेंट या निर्यातक व्यापारी, वह इंडेंट में लिखी गई बातों के अनुसार ही आयातक व्यापारी को माल भेजता है। यानी जो बंद इंडेंट होता है पूरी तरह से एक प्रकार से आदेशित इंडेंट होता है। ऐसा इंडेंट जिसके बारे में जो बातें लिखी हों उसके अनुसार ही स्पष्ट तौर पर कार्य होना चाहिए। इंडेंट में लिखना एक महत्वपूर्ण कार्य है और उसमें वैसे तो इंडेंट हमेशा लिखित ही होना चाहिए, जिससे ट्रेडमार्क, श्रेणी, विशिष्ट चिन्ह आदि चीज़ों का उसमें उल्लेख होता है, उसकी माप और तौल को स्पष्ट कर दिया जाए और माल की पैकिंग वगैरह विदेशी व्यापार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज़्यादा दूरी होने के कारण माल पहुंचाने में काफ़ी समय लगता है और पैकिंग भी काफ़ी सोच समझकर किया जाना चाहिए। इंडेंट में
माल जो होता है मूल्य जहाज का, यानी कि उसका माल का मूल्य, जहाज का नाम व समय, समुद्री बीमा, भुगतान, प्रसंविदा वाक्य का भी उल्लेख करना बहुत अनिवार्य होता है। ये तमाम बातें इंडेंट में जरूर लिखी जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा है और वो है आपके सामने चार्टर पार्टी का। आखिर चार्टर पार्टी क्या होता है? चार्टर पार्टी को हम नौभाटक पत्र भी कहते हैं। जब माल बहुत बड़ी मात्रा में भेजना होता है तो पूरा जहाज या उसका कुछ भाग ही किराए पर लिया जाता है। यानी अगर हम विदेशों में माल भेजना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं, या तो पूरा जहाज ही ले ले या जहाज का एक भाग ले ले, उसका किराया हमें ही देना होगा। यानी अगर हम व्यापारी हैं तो इसके लिए कंडीशन रखी गई है कि जब माल बहुत बड़ी मात्रा में भेजना हो तो पूरा जहाज या उसका कुछ भाग किराए पर ले लिया जाता है। इससे माल को ले जाने में सुविधा भी होती है, माल सुरक्षित भी रहता है और किराया भी कम रहता है। इस तरह चार्टर पार्टी या इसे रुक्का भी कहते हैं, जिसमें जहाज को किराए पर लेने का प्रसंविदा यानी कि एक एग्रीमेंट होता है। सामान्य तौर पर इस संविदा में, इस एग्रीमेंट में कुछ बातें लिखी जाती हैं, जैसे यात्री का मार्ग क्या है, यानी किस रास्ते से वो जहाज यात्रियों को लेके जाना चाहता है, माल का विवरण क्या है जिस माल को हम भेजना चाहते हैं, किराए की राशि और उसके भुगतान करने का तरीका क्या है, माल उतारने और चढ़ाने के लिए दिया जाने वाला समय क्या है, क्योंकि उसमें यात्री भी होंगे, हमें कितना समय मिलेगा अपने घाटों पर, अपने डॉक पर माल उतारने के लिए, यह भी उसमें लिखा रहेगा। जहाज का यात्रा करने योग्य है या नहीं है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। चार्टर पार्टी यानी नौभाटक पत्र दो भागों में बटा होता है। पहला है यात्रा का चार्टर और दूसरा है समय चार्टर। यात्रा का चार्टर का मतलब होता है जब जहाज किसी निश्चित यात्रा के लिए होता है तो इसको हम यात्रा चार्टर कहते हैं। यदि जहाज किसी निश्चित समय के लिए लिया जाता है तो इसको समय चार्टर कहते हैं। यहाँ ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्टर पार्टी होने पर भी माल लद जाने पर कंपनी की ओर से जहाजी बिल्टी मिलती है और ऐसी अवस्था में बिल्टी जो है वो केवल माल प्राप्ति की रसीद का काम करती है, जबकि अन्य शर्तों का उल्लेख चार्टर पार्टी में ही किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको इस पॉइंट को 2-3 बार ध्यान से सुनना होगा। अब आप जान गए होंगे चार्टर पार्टी क्या होता है। चार्टर पार्टी एक बार और अच्छी तरह समझ जाएंगे, यानी जब कोई व्यापारी अपने देश से दूसरे देश में माल भेजना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में वह पूरे जहाज को या जहाज के एक हिस्से को किराए पर लेता है और जिससे वह आसानी से और बड़ी सुविधापूर्ण तरीके से अपने माल को विदेश में भेज सके। और अगर मान लीजिए वह यात्रा वाली यानी यात्रियों वाली अगर जहाज में माल लदवाता है तो उसमें उसको किराए की सुविधा मिलेगी, किराया भी कम लगेगा क्योंकि उसमें यात्री भी हैं और वह व्यक्ति भी अपने माल को यानी वह व्यापारी अपने माल को भेजना चाहता है तो उसका किराया थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अगर वह पूरे जहाज को किराए पर लेता है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर व्यापारी यात्री जहाज़ों को ही हायर कर लेते हैं, उसके कुछ हिस्से में अपना माल लोड करवा लेते हैं, लदवा लेते हैं और माल विदेशों में भेज देते हैं। ऐसे दशा में कंपनी के बीच में यानी जहाजी कंपनी के बीच में और उस बेचने वाले मतलब माल भेजने वाले व्यापारी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। उस एग्रीमेंट को ही चार्टर पार्टी का नाम दिया गया है और इसमें ही यात्री का मार्ग, माल का विवरण, किराए की राशि, भुगतान करने का तौर तरीका, माल उतारने चढ़ाने के लिए दिया जाने वाला समय और जहाज का यात्रा करने का योग्य होना, ये तमाम बातें उसमें लिखी होती हैं। अगली बात हम करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा जहाजी बिल्टी। आखिर जहाजी बिल्टी क्या चीज़ है? जहाजी बिल्टी यानी
बिल ऑफ लैडिंग। अगर जहाजिबिलिटी की बात करते हैं तो जब निर्यातकर्ता द्वारा यानी जो व्यापारी अपने देश से दूसरे देश में माल भेजना चाहता है तो उसके पास यदि माल की मात्रा कम होती है तो उसे संपूर्ण जहाज किराए पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वह किसी यात्री जहाज को भी किराए पर ले सकता है और वह अन्य व्यापारियों के माल ले जाने वाले जहाज पर ही अपना माल भेजने का एग्रीमेंट जहाजी कंपनी से कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह यात्री जहाज से भी अपना एग्रीमेंट कर सकता है या दूसरे व्यापारी जिस जहाज में माल भेज रहे हैं उसके द्वारा भी वह एग्रीमेंट कर सकता है। जहाजी कंपनी व्यापारी से माल लेकर रसीद और भाड़े के एग्रीमेंट के रूप में जो प्रलेख देती है यानी जो डॉक्यूमेंट देती है उसी को ही जहाजिबिलिटी कहा जाता है। जहाजिबिलिटी जहाजी कंपनी द्वारा माल प्राप्ति की रसीद और किराए का एक एग्रीमेंट या संलेख होता है, प्रसंविदा होता है। इस बिल्टी में न केवल माल का विवरण दिया रहता है बल्कि उसकी पीठ पर यानी पीछे साइड में वे तमाम सब शर्तें भी लिखी होती हैं जिनके आधार पर माल भेजने वाले और जहाजी कंपनी के मध्य यानी बीच में वह अनुबंध परिवर्तित रहता है। ये शर्तें दोनों पक्षों को मान्य होती हैं। यानी इससे हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि जब कोई व्यापारी अगर अपने देश से दूसरे देश में माल भेजना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि वह पूरा जहाज ही किराए पर ले, वह जहाज का एक हिस्सा ही किराए पर ले सकता है और उसमें दूसरे व्यापारी जो माल भेज रहे हैं उनके साथ वह माल भेज सकता है। इसके लिए उसको जहाजी कंपनी और व्यापारी के बीच में एक एग्रीमेंट यानी एक प्रसंविदा होगा जिसे संलेख बोलते हैं। उस एग्रीमेंट के द्वारा ही निर्यातक व्यापारी यानी जो व्यापारी माल भेजना चाहता है अपना माल भेज सकता है। जो वह एग्रीमेंट लेटर होता है उसी को ही जहाजी कंपनी की तरफ से जहाजिबिलिटी कहा जाता है, जो कि इस वक्त आप बिल ऑफ लैडिंग के नाम से इंग्लिश में जान रहे हैं। और उसके पीछे यानी जो वह प्रसंविदा एग्रीमेंट लेटर है उसी के पीछे साइड में वे तमाम शर्तें भी लिखी होती हैं जिसके अनुसार उनके बीच का जो अनुबंध है, एग्रीमेंट है, उनका जो समझौता हुआ है वह परिवर्तित रहता है। परिवर्तित का मतलब होता है दोनों लोगों को उसे मानना होता है। यदि एक पक्ष कुछ और बात कहना चाहेगा तो दूसरे पक्ष को भी उस पर सहमति होनी है या नहीं होनी है इसके बारे में वहाँ पर लिखा होता है स्पष्ट उल्लेख के तौर पर। इस प्रकार से जहाजिबिलिटी को आपने यहाँ पर समझा है। जहाजिबिलिटी में किन बातों का उल्लेख होता है तो यहाँ समझ सकते हैं जहाजिबिलिटी में माल भेजने वाले का नाम, माल छुड़ाने की तिथि, स्थान, गंतव्य बंदरगाह का नाम, माल की मात्रा, विवरण, चिन्ह, जहाज और उसके कप्तान का नाम, पैकिंग की दशा, किराए की रकम, किराया चुका दिया गया है या माल पाने वाला देगा। जहाज जो जहाजिबिलिटी है, जब जहाजिबिलिटी वाहक होती है तो उस पर पाने वाले का नाम भी लिखा जाता है। जहाजिबिलिटी माल का अधिकार पत्र भी होती है और इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण भी हो सकता है। जहाजिबिलिटी वाहक और आदेशित दोनों होता है। वाहक जहाजिबिलिटी का माल बंदरगाह पर उपस्थित जो भी व्यक्ति वह बिल्टी लाता है उसको माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है। और आदेशित बिल्टी में किसी खास व्यक्ति का नाम होता है और बिल्टी का माल उसी उल्लिखित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को ही दिया जाता है। वाहक बिल्टी का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी देकर ही किया जा सकता है, लेकिन आदेशित बिल्टी के हस्तांतरण के लिए बेचान और सुपुर्दगी दोनों ही आवश्यक है। हस्तांतरण पाने वाले व्यक्ति का माल पर उतना ही अधिकार होता है जितना हस्तांतरण करने वाले का। इस प्रकार से आपने यह देख लिया कि जहाजिबिलिटी क्या है, इसमें किन बातों का उल्लेख होता है और ये क्या काम करता है। यह 4 कार्य करता है जहाजिबिलिटी। पहला,
यह एक रसीद है, यह रसीद का काम करता है, यानी जहाजी कंपनी द्वारा माल प्राप्ति की रसीद होती है जिसमें लदे हुए माल का पूर्ण विवरण रहता है। दूसरा, शर्तों का स्पष्टीकरण होता है, यानी यह जहाजी किराए का अनुबंध होती है जिसमें कंपनी द्वारा माल ले जाए जाने की शर्तों का उल्लेख होता है। तीसरा, माल का अधिकार पत्र भी है। यह माल का अधिकार पत्र है जिसका धारक माल की सुपुर्दगी पाने का अधिकारी होता है। इस कारण बहुत से व्यापारी स्वयं माल नहीं छुड़ाते हैं बल्कि उस बिल्टी को दूसरे को बेच देते हैं और वही माल को छुड़ा लेता है। ऋण प्राप्ति में सहायता, यह एक संपत्ति है, इसलिए इसको ऋण प्राप्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार से आपने इसके बारे में तमाम बातें ध्यान से सुन ली है। अब आप पढ़ेंगे कप्तान की रसीद व जहाजी बिल्टी में क्या अंतर है। वैसे तो आपने कप्तान की रसीद भी समझ लिया है क्या होता है और जहाजी बिल्टी को भी समझ लिया है क्या होता है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है वह आप आसानी से लिख सकते हैं, फिर भी हम इसको समझ सकते हैं। पहला अंतर का आधार है स्टाम्प। कप्तान की रसीद पर कोई स्टाम्प नहीं होता जबकि जहाजी बिल्टी पर स्टाम्प लगा होता है। दूसरा अंतर है प्रकृति का, यानी स्वभाव का। जो कप्तान की रसीद होती है यह एक साधारण पत्र होता है जबकि जहाजी बिल्टी एक एग्रीमेंट के रूप में होता है, एक अनुबंध के रूप में होता है। अगर हम प्राप्ति के आधार पर करें तो जहाज पर माल लादने पर ही कप्तान की रसीद मिलती है जबकि कप्तान की रसीद दिखाने पर ही जहाजी बिल्टी मिलती है। अगर हस्ताक्षर की बात करें तो कप्तान की रसीद पर कप्तान के हस्ताक्षर होते हैं जबकि जहाजी बिल्टी में जहाजी कंपनी के अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अगर हम इसकी बातों के बारे में बात करें तो कप्तान की रसीद में सिर्फ माल की संख्या, पैकिंग और अन्य दशाओं के बारे में ही लिखा होता है जबकि जहाजी बिल्टी में किराए की दर, राशि, माल की मात्रा आदि बातों का उल्लेख होता है। अगर अधिकार पत्र के आधार पर इसको समझें तो यह माल का अधिकार पत्र नहीं है, यानी कप्तान की रसीद माल का अधिकार पत्र का काम नहीं करती जबकि जहाजी बिल्टी माल के अधिकार पत्र का भी कार्य करती है। अगर प्रयोग क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रयोग यानी कप्तान की रसीद का प्रयोग सिर्फ निर्यातकर्ता के देश में ही होता है, यानी जो व्यापारी माल भेजना चाहता है उसके लिए ही कप्तान की रसीद का इस्तेमाल होता है जबकि जहाजी बिल्टी का प्रयोग आयातकर्ता के देश तक विस्तृत होता है, अर्थात यहाँ पर आयातकर्ता व्यापारी द्वारा जहाजी बिल्टी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि इनका जो प्रयोग क्षेत्र है आयातकर्ता के देश तक विस्तृत होता है जहाजी बिल्टी। इस प्रकार से हमने इसके बारे में 7 प्रमुख अंतर को स्पष्ट कर लिया है। अब हम बात करेंगे प्रमाणित या प्रतिबंधित गोदाम क्या होते हैं, जिसे हम बॉन्डेड वेयरहाउस कहते हैं। प्रत्येक बंदरगाह पर कुछ गोदाम होते हैं, जहां पर भी पानी वाले जहाज चलते हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं और जो सरकार द्वारा या संस्थाओं द्वारा उनका कंट्रोल यानी नियंत्रण किया जाता है। इनमें कुछ निजी भी होते हैं, कुछ सार्वजनिक होते हैं, यानी कुछ सरकार के द्वारा भी अपनाए गए होते हैं यानी सरकारी होते हैं और कुछ गवर्नमेंट से हट करके प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी रजिस्टर्ड होते हैं यानी उनके खुद के होते हैं। और इस प्रकार से जो गोदाम में माल रखने की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी अगर विदेश से कहीं से कोई व्यापारी माल मंगाता है तो वह इन गोदामों में माल को सुरक्षित रख सकता है।
और ये सुविधा इनके गोदाम के जो मालिक होते हैं, अगर सरकार मालिक है तो सरकार के वहाँ पर अधिकारी मौजूद होंगे, उनके द्वारा यह सुविधा दी जाएगी। यदि प्राइवेट होगा, निजी संस्थाओं द्वारा होगा या निजी आधार पर होगा, तो जो भी वहाँ व्यक्ति निजी वाला होगा वह उसमें माल रखने की इजाज़त देगा। यानी कि माल के लिए ही पूरी तरह से ये गोदाम बनाए जाते हैं। इसमें माल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इन्हें कर देय या प्रमाणिक गोदाम भी कहते हैं। इन गोदामों पर सरकारी नियंत्रण और नियम लागू रहता है। इन्हें प्रमाणिक या आबद्ध माल गोदाम इसलिए कहते हैं क्योंकि माल के स्वामी को अनिवार्य रूप से सरकार को एक बॉन्ड भरकर देना होता है, जिसमें वह यह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक वह संपूर्ण आयात कर नहीं चुका देता तब तक वह गोदाम में रखे माल को नहीं निकाल सकेगा। बिना आज्ञा के कोई भी गोदाम में से माल नहीं निकाल सकता। कोई भी आयातकर्ता, जो व्यापारी विदेशों से माल मंगा रहा है, वह अपना माल इसमें रख सकता है, पर उसका पूर्व में अधिकारियों को लिखित में आवेदन करके स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। यानी अगर कोई व्यापारी विदेश से माल मंगाना चाहता है तो उसे इन गोदामों में रखने के लिए सबसे पहले, यानी माल के आने से पहले ही उन अधिकारियों से परमिशन लेना होगा, आदेश लेना होगा, जिसके अनुसार वह बाद में जब माल आएगा तो वह इन गोदामों में रख सकता है। माल रखने के बाद गोदाम अधिकारी एक रसीद देता है, जिसे डॉक वारंट या गोदाम का प्रमाण पत्र कहते हैं। माल को छुड़ाते समय आयात कर अदा किया जाता है और डॉक वारंट वापस कर दिया जाता है। यदि आयातकर्ता माल का पुनर्निर्यात करना चाहता है, यानी दोबारा कहीं भेजना चाहता है, दूसरे देश में भेजना चाहता है, तो विदेशी चुंगी घर के अधिकारियों को इस उपलक्ष्य में एक लिखित अधिकार पत्र दे दिया जाता है और वे अपने निरीक्षण में माल को लदवा देते हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ पर प्रतिबंधित माल गोदाम या बॉन्डेड वेयर हाउस समझा है। वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम का समय आ रहा है, सभी बच्चे तन मन लगा करके अपने पूर्ण संपूर्ण मस्तिष्क को स्वच्छ और सुंदर बना करके पढ़ें, और जो भी कोई कचरा माइंड में पहले से पल रहा हो उसे निकाल फेंकिए और एक साफ सुथरे स्वच्छ वातावरण में अपने आप को शुद्ध करते हुए पढ़िए। और जो भी पढ़िए कोशिश कीजिए कि एक बार में ही आप पढ़ें और वह एक बार में ही आपको ध्यान में आ जाए। यदि एक बार से अधिक बार यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका कंसंट्रेशन उतना अच्छा भी नहीं बन पाया है। इसको बनाने के लिए अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित करने की सख्त आवश्यकता है। इसके लिए आप मन मस्तिष्क को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एकांत में बैठ करके सोचें, समझें और विचार करें। उसके बाद अध्ययन कार्य में लग जाएं। अब समय बहुत नज़दीक है एग्जामिनेशन का। अब आपको लापरवाही नहीं करनी है। हर स्टूडेंट अपने लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और अपने बारे में पूरी तरह से सोचे, विचार करे और अपना भविष्य कैसे उज्जवल बनाना है इस बारे में भी उसे हमेशा सोचना चाहिए। अब हम यहीं पर इस टॉपिक को बंद करते हैं। फिर एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें कुछ बच्चों ने हमें अपने सुझाव भेजे हैं। किन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता है वह भी आपके सामने जल्द मौजूद होगी। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।